नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर एग्जाम कार्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जीडी पेपर को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ये जीडी की परीक्षाएं आप लोग जानते ही होंगे कि जनवरी से फरवरी के बीच में हुए थे। तो मैं आज जो पेपर जो सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं या पेपर के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 10 जनवरी को संचालित हुआ था, यानी 10 जनवरी को हुआ था। तो अब हम अपने पहले प्रश्न की ओर जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है? सिंपल सी बात है कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो धन्यवाद ज्ञापन उत्सव तो कहां का पूछा जा रहा है? महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव बैलों को लेकर के है, तो यह है नो डाउट पोला महोत्सव। कौन सा? पोला महोत्सव। पोला महोत्सव में किसान मिलकर के ये जो बैल होते हैं इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और बताते हैं या बोलते हैं कि भाई आपने हमारे लिए बहुत मेहनत की, बहुत श्रम किया, आपने खेतों में हमारे लिए काम किया, आप हमारी कटी हुई फसल को बाजार तक लेकर के गए, आप हमारे लिए अथक मेहनत करते हैं और आपकी वजह से हमारे घर में धन संपदा है, वैभव है, संपन्नता है और हम आर्थिक रूप से संबल हो चुके हैं। तो बैलों को कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा भी, और कुछ जो दक्षिणी जो गुजरात के जो क्षेत्र हैं, वहाँ के जो गांव हैं, वहाँ भी इस तरीके का धन्यवाद ज्ञापन दिया जाता है बैलों के प्रति। लेकिन बड़े पैमाने पर कहाँ मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और इस दिन सुबह सुबह उठ करके बैलों को नहलाते हैं, धुलाते हैं और उन्हें सजाते हैं, नई झूल डालते हैं, घंटियाँ लगाते हैं, कौड़ियों से सजाते हैं और फिर उनकी पूजा भी करते हैं। तो इस प्रकार का जो महोत्सव है वो महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए वो है हमारा पोला महोत्सव। तो चलिए अब हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, मॉस और मार्केशिया। मॉस और मार्केशिया कौन? मॉस यानी कि जो मॉस है हमारा, यानी कि एक सिंपल सी बात है कि जो मॉस और मार्केशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? यानी कि जो मॉस है और जो मार्केशिया है वो निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो है ब्रायोफाइटा। किस संघ के अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। एक्चुअली जो ब्रायोफाइटा है वो आप इस तरीके से आप देखिए कि ये जो एक जो संघ है इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि नंबर 1, इसके अंतर्गत आने वाले जो हमारे जो पौधे हैं या हमारी जो प्रकृति है उसमें अपुष्पक, क्या चीज? अपुष्पक, यानी कि अपुष्पक होते हैं। नंबर 2, इनमें वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। क्या होता है? वास्तविक जड़ों का अभाव होता है, यानी कि अपुष्पक होते हैं और इनमें वास्तविक जड़ों का अभाव भी होता है। तो लिहाजा जो अपुष्पक होते हैं, वास्तविक जड़ों का अभाव होता है, वो किस संघ के अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के बारे में मैं आपको बताऊं कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य, यानी कि जागोई किसकी बात हो रही है? यहां पर जागोई की हो रही है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित किस नृत्य रूप, यानी कि किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो प्रमुख जो शैली की अगर हम बात करें तो वो है मणिपुरी। कौन सी है? मणिपुरी है, क्योंकि सत्रिया कहां पर नृत्य किया जाता है? ये सत्रिया किया जाता है असम में। कहां किया जाता है? असम में। ओडिसी कहां किया जाता है? उड़ीसा में, ये उड़ीसा में। दूसरा है कथक। अब हम लोग देखते हैं कि कथक, हमारा जो कथक नृत्य है, जो कथक जो डांस अगर हम बात करें तो ये उत्तर भारत का है। कहां का है ये? उत्तर भारत का, विशेषकर उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का मुगल दरबार में ये बड़े पैमाने पर ये नृत्य किया जाता था। उसके बाद में अवध के नवाबों के दरबारों तक ये पहुंचा था ये नृत्य। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास प्रश्न नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वही सही है, मणिपुरी। क्योंकि इस नृत्य को, जागोई को हम मणिपुरी नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मणिपुरी नृत्य। अब यहां पर हम लोग देखें तो एक सिंपल सी बात कि अब ये जो नृत्य है आखिर वो किन शैलियों में किया जाता है? तो यहां पर सिंपल सी बात है, उन शैलियों की भी हम चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। तो वो है शाक्त, यानी कि शाक्त संप्रदाय। दूसरा है हमारा शैव,
कौन सा हो गया? शैव संप्रदाय। यहां तीसरा हमारा जो है वो है, अब हमारा क्या हो गया? वैष्णव। यानी कि शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, तीनों संप्रदायों को लेकर के, यानी उनकी कथाओं, उनकी थीम को लेकर के ये नृत्य किया जाता है और बड़े पैमाने पर किया जाता है। खासकर वैष्णव को लेकर के इसमें एक तरीके से कह दें कि स्पेशलाइजेशन है, या फिर यूं कह लीजिए कि महारत हासिल है लोगों को। तो जागोई जो है वो मणिपुरी नृत्य है जिसे बड़े पैमाने पर मणिपुर राज्य में संचालित किया जाता है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। कौन सा है हमारा? प्रश्न नंबर 4 है। तो प्रश्न नंबर जो 4 की अगर हम बात करें, ये प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखिए हम, कि जीवाश्म ईंधन के जलने से, कौन सा? जीवाश्म ईंधन, जिसे हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। यानी कि प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं, जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं या हमारे जीवाश्म ईंधन हैं। तो सिंपल सी बात है, आप यह देखिए कि दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, जब हम दहन प्रक्रिया की जो दक्षता है उसमें जब हम वृद्धि कर देते हैं तो क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं कि जो दहन का तापमान घट जाता है। क्या हो जाता है? दहन का तापमान घट जाता है। तो जब दहन का तापमान घट जाएगा, तो जब ये तापमान घटेगा तो जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को हम क्या कर पाएंगे? कम कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहां पर कौन सा हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दहन प्रक्रिया के अंतर्गत ये सब कुछ हम संचालित कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। देखिए ये आ गया प्रश्न नंबर 5, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? अब यहां पर बात सिंपल सी आ रही है, किसकी यहां पर बात की जा रही है? 7वीं की। किसकी बात हो रही है यहां पर? 7वीं की, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं की बात हो रही है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो उसमें खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करके, यानी कि वृद्धि करना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? कि हम खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाएं, क्योंकि हमारा देश बहुत ज़्यादा गरीबी को देख रहा था, गरीबी स्तर से जूझ रहा था, लोगों के पास खाने के लिए अच्छे अनाज नहीं थे, और हम विदेशों से एक घटिया किस्म का उस समय गेहूं लिया जाता था, जो लाल रंग का आटा जिससे बनता था, वो सब हम लोग लिया करते थे। चावल की पैदावार में भी हम लोग बहुत पीछे हुआ करते थे। साग सब्जियों की अगर हम बात करें तो बहुत छोटे छोटे जो किसान थे बस वही उनको अपने खेतों में उगाया करते थे। तो इस प्रकार से देखें कि खाद्यान्नों के उत्पादनों में वृद्धि करके, जब हम खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो देखिए होगा क्या? तो भाई ये होगा ये कि हम जो जीवन जो प्रत्याशा है, एक तरीके से कहें कि जीवन प्रत्याशा को बढ़ा सकते हैं। हम किसानों की जीवन प्रत्याशा बढ़ा सकते हैं, हम रोजगार के नए अवसर सृजित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोजगार के नए अवसर सृजित कर सकते हैं। इससे हम लोग क्षेत्रीय विकास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्षेत्रीय विकास कर सकते हैं, और किसानों को हम आत्मसंबल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आत्मसंबल। तो इस प्रकार से ये जो मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना, वो किस 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित, यानी कि कमीशन्ड किया था? क्या किया था? कमीशन्ड किया था, यानी कि देश को समर्पित किया था। तो यहां अगर हम बात करें तो वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी ने 2022 सितंबर 2022 में आईएनएस, किसको? आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित किया था। समर्पित किया था। तो एक तरीके से देखें कि आईएनएस विक्रांत देश को समर्पित किया था किसने?
नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो ये आईएनएस विक्रांत था, ये 1971 में पाकिस्तान को, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले आईएनएस विक्रांत का उत्तराधिकारी है। जो नया, जो जिसे सितंबर में पेश किया जा रहा है 2022 में, वो आईएनएस विक्रांत जो जिसने 1971 में पाकिस्तान को जिस युद्ध में धूल चटाई थी, उसका उत्तराधिकारी है। और ये पूरी तरीके से स्वदेश निर्मित है। कैसा है? स्वदेश निर्मित है। कैसा? ये स्वदेश निर्मित है। तो पाकिस्तान का के साथ हमारी जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ 1971, उसमें इसने धूल चटाने का काम किया था। तो इस तरीके से देखें तो ये स्वदेश निर्मित जो आईएनएस है, उसे सितंबर 2022 में किसने देश को समर्पित किया था? तो वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे अब हम लोग अपने नए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, यानी कि जो हमारा प्रश्न नंबर 7 है वो आप देखिए। डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता या आती है, निम्न में से कौन सी योजना है? तो जो योजना है वो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये योजना है हमारी जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है, वो है समर्थ योजना। कौन सी योजना? समर्थ योजना। समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रोजगारों को सृजित करना है, यानी 10 लाख लोगों को एक तरीके से रोजगार उपलब्ध करवाना है। किसका उद्देश्य है हमारा? समर्थ योजना का। इस योजना के अंतर्गत जो भारत सरकार है वो एक तरीके से कौशल विकास, उपलब्ध करवा रही है। क्या उपलब्ध करवा रहे हैं? कौशल विकास। किससे जुड़े हुए? वस्त्रों से। वस्त्रों से जुड़े कौशल विकास उपलब्ध कराना किसका उद्देश्य है? समर्थ योजना का। और इसके तहत अगर हम लोग देखें कि जो कौशल विकास किस प्रकार का, तो कपड़ा कैसे बुना जाए, कपड़े को कैसे रंगा जाए, कपड़े पर कैसी कढ़ाई की जाए, कपड़े को किस तरीके से आंचलिक और सांस्कृतिक रूप से भारतीय संस्कृति से जोड़ करके रखा जाए, ताकि विदेशों में उसकी जो कहते हैं ना कि विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट भारतीय संस्कार के तहत हो सके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, वस्त्रों से जुड़े हुए रोजगार देने के लिए ही जो कौशल विकास उपलब्ध कराना समर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में, है ना, सिंपल सी बात है कि किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध हुआ। तो यहां पर आप अंडरलाइन कर लें, किस मौर्य राजा, और पूछा गया है कलिंग का युद्ध। तो बचपन से लेके अब तक हम लोग, चाहे वो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो 6 क्लास की, क्योंकि 6 में ही हम लोगों ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, 7th में हम लोग जो है मिडिवल पढ़ते हैं, और 8th में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मॉडर्न पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें, जो 6 क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कि कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? वो सम्राट अशोक ने लड़ा था। किसने लड़ा था? सम्राट अशोक ने। तो देखिए यहां पर हमने अशोक को सर्कल कर दिया है। ये बिल्कुल सही बात है कि सम्राट अशोक ने लड़ा। लेकिन अगर आप इस जीडी की परीक्षा से अलग होकर के देखें, आप जीडी की परीक्षा नहीं दे रहे, आप पीसीएस दे रहे हैं, आप आईएएस दे रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा? तो वहां पर अगर मैं देखूं कि वो अगर एग्जाम है, तो मैं यहां ये क्लियर कर दूं, मैं बात बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि ये जो पेपर हैं या जो आप लोग जो दे रहे हैं, एक तरीके जो परीक्षा दी गई है, या हमारा जो यूट्यूब के ऊपर ये जो हमारा पेपर का जो एनालिसिस चल रहा है, वो आईएएस पीसीएस के बच्चे भी देख रहे हो, तो वो यहां पर कहेंगे कि सर आपने तो अशोक बता दिया, दूसरा ऑप्शन भी था यहां पर। तो मैं जो दूसरे ऑप्शन की जो मैं बात करने जा रहा हूं, वो हमारा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे मौर्य तो लगा नहीं है, लेकिन यहां पर एक जो सीरीज बना के दी गई है वो मौर्य राजाओं की है, ना कि गुप्त राजाओं की। इसलिए यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य को भी डिस्कस कर लेना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए आप कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो ऐतिहासिक जो स्रोत हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रंथ है तो वो है परिशिष्ट पर्वन। ये परिशिष्ट पर्वन कौन सा ग्रंथ है? ये जैन ग्रंथ है।
जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन। तो जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार मैं बता रहा हूं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने कलिंग पर हमला किया था, आक्रमण किया था। और ये आक्रमण जो था वो सिल्क रूट, जो यानी कि जैसे सिल्क मार्ग कहते हैं, उस रास्ते से होते हुए वो सौराष्ट्र तक आए और सौराष्ट्र से आगे बढ़ते हुए कर्नाटक की पोदेयल की पहाड़ियों से होते हुए वो कलिंग यानी उड़ीसा तक गए और कलिंग में बहने वाली दया नदी को रक्त से लाल कर दिया गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परिशिष्ट पर्वन कह रहा है। तो जो परिशिष्ट पर्वन है ये ग्रंथ, ये अपने आप में एक समग्र ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है और ऐतिहासिकता से भरा हुआ ये ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो पोदेयल की पहाड़ियों से होते हुए कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग पर उन्होंने हमला किया था, तो लिहाजा उन्होंने दया नदी को रक्त से लाल कर दिया था। आखिर लाल क्यों किया था? तो वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह को प्राप्त करने के लिए, ताम्रलिप्ति बंदरगाह को प्राप्त करने के लिए ये उन्होंने किया था। अब जो दूसरी बात आती है कि जो सम्राट अशोक जो थे, तो सम्राट अशोक, अगर हम लोग सम्राट अशोक की बात करें तो यहां पर सिंपल सी बात है, उन्होंने कलिंग की लड़ाई कब लड़ी? 261 बीसी में। कब? 261 बीसी में। और उन्होंने कलिंग के किस शासक को हराया था? तो उन्होंने कलिंग के राजा जो थे अनंत पद्मनाभ, किसको हराया था? अनंत पद्मनाभ। तो अनंत पद्मनाभ को उन्होंने कलिंग के युद्ध में 261 बीसी में, ईसा पूर्व में उन्होंने हराया था। तो अगर हम लोग यहां सिर्फ जीडी को देखें तो ये सही ऑप्शन है अशोक। और अगर हम लोग जो आईएसपीसीएस की अगर हम बात करें तो वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का भी हवाला है। और यह हवाला कौन दे रहा है? हमारा जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन। तो समझ में आ गया होगा आपको इस प्रश्न की जो व्याख्या है, बड़ी थोड़ी सी अटपटी लगी क्योंकि यहां पर सिर्फ हम लोग अगर अशोक को ही जिक्र करके छोड़ देते तो शायद अधूरा हो जाता। और ये चीज शायद आगे आने वाले जो बच्चे हैं जो पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो यही कहते हैं कि भाई हमें तो आपने कंफ्यूजन में पूरी तरीके से डाल दिया। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका जो चुनाव है वो आखिर कैसे किया जाता है? तो यहां का जो ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से। तो बिल्कुल सही है। यहां पर जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है और जो इसमें वोट करते हैं तो वो कौन लोग हैं? आप ये देखिए कि निर्वाचित लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, जो निर्वाचित है लोकसभा और राज्यसभा में। उसी तरह विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो मनोनीत सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा में मनोनीत हो, चाहे वो राज्यसभा में मनोनीत हो या विधानसभा में मनोनीत हो, ये कोई भी जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते या उनको वो वोट नहीं करते हैं। तो ये एक तरीके का ये जो आंसर मैंने आपको बताया यही, तो आंसर इसका क्या हुआ? 9 का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम लोग अपने प्रश्न नंबर, अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर है 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए कि तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी, किसने? तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में क्या प्राप्त किया बेटा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो किसमें प्राप्त किया है? तो वो उन्होंने प्राप्त किया है छऊ नृत्य के लिए। किसमें प्राप्त किया उन्होंने? छऊ नृत्य के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो छऊ नृत्य है, ये जो हमारा छऊ जो डांस है, उसके लिए तपन कुमार को छऊ गुरु, तपन कुमार को क्या कहा जाता है? छऊ गुरु। यानी कि जो तपन कुमार हैं, अगर ये प्रश्न आ जाए आपके किसी पेपर में या एग्जाम में कि भैया ये जो तपन कुमार हैं, या यूं पूछ लिया जाए कि छऊ गुरु कैसे कहा जाता है, तो छऊ गुरु कैसे कहा जाता है?
तपन कुमार को। तो तपन कुमार जो थे उन्होंने संगीत नाटक अकादमी जिन्हें प्राप्त प्रदान किया गया है, वो छऊ नृत्य के लिए उनको ये संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार था वो प्रदान किया था। तो ये छऊ नृत्य है वो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ये उड़ीसा में और खासकर जो बंगाल का जो रीजन है या झारखंड का जो रीजन है, उन क्षेत्रों में ये बड़े पैमाने पर ये जो नृत्य है वो संचालित किया जाता है। ये काफ़ी लोकप्रिय नृत्य है और जिसे बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में कलाकारों द्वारा संचालित किया जाता है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, ये आप देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठभाग का जो चित्र है वो उस पर क्या बना हुआ है। तो जो पृष्ठ जो भाग है वो एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो पृष्ठभाग इसका हम लोग देखते हैं तो पृष्ठभाग, तो इसके जो पृष्ठभाग की अगर हम बात करें तो जो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं जैसे कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के जो नोट के पृष्ठभाग की अगर हम बात करें तो उस पर क्या बना हुआ है, मंगलयान बना हुआ है। क्या बना हुआ है, मंगलयान बना हुआ है। क्योंकि यहां पर देखिए आप लाल किला, लाल किला कितने के नोट पे बना हुआ है, 500 रुपए के पे। कितने पे बना है, लाल किला 500 के नोट पर बना हुआ है। और मंगलयान किस पे बना हुआ है, 2000 के नोट पे बना हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार सूर्य मंदिर कोणार्क कितने रुपए पे है, 10 रुपए पर। तो जो 10 रुपए का जो नोट है उस पर क्या बना है, सूर्य मंदिर कोणार्क। और रानी की बाव, रानी की बाव किस पर बनी हुई है, 100 रुपए के नोट पर। अब इस प्रश्न के और ऑप्शन से पृथक मैं आपको बता रहा हूं कि 200 रुपए का जो नोट है उस पर क्या बना है, 200 रुपए के नोट पर क्या बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि 200 रुपए के नोट पे सांची का स्तूप बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सांची का स्तूप, है ना। तो आप ये देखिए कि ये जो 2000 का जो अगर हम नोट की बात करें, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 2000 की ये वाली जो जीरो छोड़ देते हैं और 200 को वो कल्पना करने लग जाते हैं। तो 200 पे सांची का स्तूप है और तो सांची का स्तूप ना करके हम तो मंगलयान, तो मंगलयान 2000 के नोट के ऊपर बना हुआ है। तो जो अगला हमारा अब जो प्रश्न है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 यानी प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद हैं या थे, तो कितने अनुच्छेद थे, वो थे 395। कितने अनुच्छेद थे हमारे भारतीय संविधान के अभिलेख में एक तरीके का, तो वो थे 395। कितने थे, 395, यानी कि 395 अनुच्छेद जो कितने भागों में बटे हुए थे, 22 भागों में। अनुसूचियां कितनी थी, 8। यानी कि जो भारतीय संविधान का जो मूल लेख था उसमें कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 395, भाग 22 और अनुसूचियां उसमें कितनी थी, 8 थी। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो हमारे आपातकाल का जो दौर होता है उस समय किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद पूछा गया है, तो अनुच्छेद है हमारा कौन सा हो गया यहां पर, 20 और 21। 20 और 21 हमारे किससे जुड़े हुए हैं, तो मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जब एक तरीके से अगर हम लोग देखें कि जब आपातकाल लगाया जाता है, इमरजेंसी लगाई जाती है, तो ऐसे वक्त में क्या चीज निलंबित नहीं होते, हमारे मूल अधिकार। जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको हम किसी भी तरीके से निलंबित नहीं कर सकते। बाकी के अधिकार हैं उनका हनन किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है, आपको कई चीजें करने से भी रोका जा सकता है। लेकिन जो आपके मूल अधिकार हैं, जो जीने का अधिकार है आपका, वो आपसे किसी भी सूरत में कोई भी सरकार आपसे ये हक नहीं छीन सकती है। तो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे। सिंपल सी बात है कि 1958 की बात की जा रही है, डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार कर रहे हैं, नाम पूछा जा रहा है पहले भारतीय कौन थे। तो यहां पर देखिए कि उनका नाम है मिहिर सेन। कौन है यहां पर, मिहिर सेन, जिन्होंने एक ही वर्ष में, कब,
1966 में, यानी एक ही कैलेंडर वर्ष में उन्होंने क्या किया था, 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले वो दुनिया के एकमात्र व्यक्ति थे। 5 महासागरों के चैनलों को उन्होंने तैर करके पार किया था। जब भी हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश चैनल का नाम जरूर आता है, ये तो खैर कर ही लिया। तो उसी प्रकार से अगर हम देखें तो मिहिर सेन की इस उपलब्धि से, यानी मिहिर सेन की इस उपलब्धि के बाद भारत सरकार ने 1967 यानी 1967 में मिहिर सेन को, किसको, मिहिर सेन को क्या दिया था, पद्म भूषण, क्या प्रदान किया था, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। क्योंकि भाई उन्होंने क्या किया है, एक ही वर्ष कैलेंडर जो है उसमें 5 महाद्वीपों और उन महासागरों को उन्होंने पार किया है। तो 1967 में भारत सरकार ने मिहिर सेन को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। अब बात है कि मिहिर सेन भारत के किस राज्य का नेतृत्व करते हैं, तो मिहिर सेन भारत के पश्चिम बंगाल, किसको, पश्चिम बंगाल का नेतृत्व करते हैं। किसका नेतृत्व करते हैं ये, पश्चिम बंगाल का नेतृत्व करते हैं। पश्चिम बंगाल के ये निवासी थे जो। अब हम लोग अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 15 है हमारा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। सिंपल सी बात कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। अक्षांश रेखा मध्य से होकर गुजरती है, जलवायु को प्रभावित करती है, तो साधारण सी बात है वो है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो आखिर जलवायु को ये प्रभावित करती कैसे है, तो सिंपल सी बात कि कर्क रेखा का जो उत्तरी भाग है, किसका, कर्क रेखा, कर्क रेखा का उत्तरी भाग है ना, जो उत्तरी भाग होता है वो एक तरीके से वो माना जाता है कि उपोष्ण कटिबंधीय है। कैसा है ये, उपोष्ण कटिबंधीय है ये, ठीक है। और जबकि कर्क रेखा का जो दक्षिणी भाग है ये कैसा है, उष्ण कटिबंधीय है, ये उष्ण कटिबंधीय है ये। तो ये जो दोनों उष्ण और उपोष्ण में जो बटे हैं उत्तरी और दक्षिणी भाग, बस यही एक मूल कारण है जो भारत की जलवायु को एक तरीके से प्रभावित करते हैं। क्योंकि जो कर्क रेखा का जो उत्तरी भाग है, जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उसके अंतर्गत विशाल हिमालय आता है और गंगा यमुना का दोआब आता है। उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र की का जो डेल्टा है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और अगर हम पश्चिम की अगर हम बात करें तो पश्चिम में विशाल थार का मरुस्थल आता है। यानी कि जो उत्तरी क्षेत्र है, यानी उत्तरी भाग है कर्क रेखा का, तो कर्क रेखा के जो उत्तरी भाग है उसमें हम देखते हैं कितनी सारी विसंगतियां हैं। यानी कि वहां पर थार का गर्म मरुस्थल है जहां का तापमान 52-53 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और अगर हम और उत्तर में चले जाएं तो फिर हम लद्दाख में देखेंगे जहां -40 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है। गंगा के मैदान की बात करें तो जहां गंगा का जो दोआब है उसमें दुनिया की सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारा जो वेरिएशन है वो कर्क रेखा के उत्तरी भाग में। और जबकि दक्षिणी भाग की बात करें जो उष्णकटिबंधीय है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि दक्कन का पठार है और साथ ही साथ पूर्वी तट, जो पश्चिमी तट, मालाबार तट, कोंकण तट, बहुत सारे हमारे पास तट हैं जहां पर मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 जिसका जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर 4, यहां पर हम लोग दिखा रहे हैं कि कर्क रेखा है। कर्क रेखा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे कई राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कि हम गुजरात से इसको शुरू करते हैं, जैसे कि गुजरात, और उसके बाद में फिर राजस्थान। मैं लिख के बताता हूं आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, या त्रिपुरा मिजोरम,
तो इस प्रकार से हमारे कई राज्यों से, तो गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम, इन राज्यों से होकर के हमारी जो कर्क रेखा है वो गुजरने का काम करती है या फिर गुजरती है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 की अगर मैं आपको बात करूं, यहां पर जो हमारा प्रश्न नंबर 16 है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं? तो हम लोग देखें, ऐसी जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं उन्हें हम लोग एक तरीके से कहते हैं राजस्व कर प्राप्तियां। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? राजस्व कर प्राप्तियां। क्या कहा जाता है उनको? राजस्व कर प्राप्तियां। तो राजस्व कर जो प्राप्तियां होती हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें सबसे अहम जो बात है वो है कर्ज पर ब्याज। क्या है? कर्ज पर ब्याज। और नंबर 2 है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम एक तरीके से कहते हैं कि किसी पूंजी को किसी व्यापार या किसी चीज में लगाना। तो इन्वेस्टमेंट पर लाभ। किस पर लाभ? जो इन्वेस्टमेंट है हमारा उसका लाभ। तो जो इन्वेस्टमेंट है हमारा उस पर जो लाभ होता है और ब्याज होता है, ये दोनों ही सरकार का, यानी सरकार पर दावा इस रूप में नहीं होता है। तो ये इस तरीके की क्या कहलाती हैं? गैर प्रतिदेय कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं ये? गैर प्रतिदेय कहलाती हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखें यहां पर, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? सिंपल सी बात, किस राज्य ने जीती थी? तो कौन सी ट्रॉफी? विजय हजारे। तो वह कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य ने इसे कितनी बार अब तक जीता है? 4 बार। 4 बार जीता है। इससे पहले अगर हम देखें तो 2013, 14, 14-15 और फिर 17-18। तो इस तरीके से देखें, 13-14 में, 14-15 और 17-18 में भी ये विजय हजारे जो ट्रॉफी है वो कर्नाटक राज्य ने जीती थी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगस्त 2022, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर? अगस्त 2022 की बात कर रहे हैं। किस सरकार की बात कर रहे हैं? उत्तराखंड सरकार की। किसको लेकर बात कर रहे हैं? राज्य ब्रांड एम्बेसडर को लेकर के बात कर रहे हैं। तो राज्य ब्रांड एम्बेसडर की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ ऑप्शंस हमारे पास रोहित शेट्टी का है, अक्षय कुमार, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक। तो यहां पर एक जो व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर 2, ये ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। अक्षय कुमार ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। किसके? उत्तराखंड सरकार के। तो यहां पर देखिए अक्षय कुमार, उसके बाद में हम लोग देखते हैं ऋषभ पंत को। कौन बने? ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत के बाद भी प्रसून जोशी जो गीतकार हैं हमारे, प्रसून जोशी, गीतकार प्रसून जोशी, यानी कि वर्तमान में, ये कब है? वर्तमान में। वर्तमान में राज्य ब्रांड एम्बेसडर कौन है उत्तराखंड के? प्रसून जोशी। लेकिन प्रसून जोशी का तो भाई यहां पर कोई नाम ही नहीं है, या कोई नामकरण नहीं है, प्रसून जोशी के बारे में पूछा ही नहीं जा रहा है। तो वर्तमान अगर ब्रांड एम्बेसडर हैं तो प्रसून जोशी हैं। लेकिन यहां पर बात हो रही है अगस्त 2022, तो 22 में कौन थे? ऋषभ पंत। तो 22 में कौन थे यहां पर? ऋषभ पंत थे। कब? अगस्त के महीने में। और अगस्त के महीने के बाद दिसंबर के समय पर गीतकार प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो जो हमारा ऑप्शन है 18 का, ऑप्शन नंबर 3 ऋषभ पंत, फिर यही सही माना जाएगा। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? किस कॉफी की बात हो रही है? अरेबिका। ठीक है।
अरेबिका की बात हो रही है। अरेबिका एक अच्छा इंस्टेंट टेस्ट वाला है, कुछ कड़वापन है उसमें, कुछ थोड़ा सा स्वीटनेस भी आती है उसके अंदर। अब आप देखिए कि जो अरेबिका कॉफी है वो कहां पर सबसे ज्यादा पैदा की जाती है, तो वो कर्नाटक। अब कर्नाटक में भी एक खास जिला है जिसका नाम है चिकमंगलूर। चिकमंगलूर, कौन सा जिला? चिकमंगलूर। चिकमंगलूर जिले की, चिकमंगलूर जिले में एक व्यक्ति है जिसकी कहानी आपने सुनी होगी, जिसका नाम है इपन्ना। इपन्ना की कहानी आपने सुनी होगी कि कैसे इपन्ना खेतों में काम करते हैं, कैसे कोको और ये कॉफी वगैरह के जो बीज होते हैं वो ले करके आते हैं, कैसे उनको सुखाते हैं, सहेजते हैं और उनको बीमारियों से बचाते हैं, और फिर उसके बाद में एक कॉफ़ी का मग आपके सामने आता है। तो इस तरीके से देखें कि चिकमंगलूर की अगर हम बात करें तो चिकमंगलूर जो है वो कॉफ़ी, खासकर कौन सी कॉफ़ी? अरेबिका कॉफ़ी के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित स्थान माना जाता है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो 55,000 हेक्टेयर भूमि, 55,000 हेक्टेयर भूमि पर 2022 में खेती की गई थी। किसकी? अरेबिका कॉफी की। कितनी भूमि पर? 55,000 हेक्टेयर भूमि पर। तो यहां पर 19 का जो ऑप्शन है कर्नाटक इसलिए लगाया गया है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 की अगर हम बात करें तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना, तो भारत की सबसे पहली जो जनगणना की अगर हम बात करें तो वो उसे किसने करवाया था? तो डब्ल्यूसी प्लोडेन ने। जनगणना अधिकारी थे, कौन थे? डब्ल्यूसी प्लोडेन। इन्होंने 1881 में देश की पहली जनगणना, अब आप सोचते होंगे पूरे देश की पहली जनगणना? अरे नहीं भैया, ये पूरे देश की पहली जनगणना नहीं थी, ये सिर्फ ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना थी। किसकी ये जनगणना पहली थी? ये ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना थी, यानी कि जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश लोगों का कब्जा था, ये सिर्फ वहीं पर जनगणना की गई थी। और किसने करवाई थी? डब्ल्यूसी प्लोडेन ने। डब्ल्यूसी प्लोडेन इसके अधिकारी थे। तब से हर 10 वर्ष बाद, हर 10 वर्ष बाद निरंतर जनगणना हो रही है, यानी कि हर 10 वर्ष बाद तब से निरंतर जनगणना हो रही है 1881 के बाद से। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 20 का 4 है, जिसे 1881 ऑप्शन दिया गया है। तो यहीं पर मैं अब अपना जो हमारा जो लेक्चर है, अब मैं ये आपको जो समझा रहा था, ये मैं अब आपका एक तरीके से ये फिनिश कर रहा हूं। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो अब एक जो होम तो अब जो हम लोग हमारा जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड है एक नई किताब लेकर के आए हैं। एग्जाम कार्ड एक नई किताब लेकर के आए हैं जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित है। एसएससी कांस्टेबल, जीडी के लिए ये किताब निकाली गई है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एसएसएफ और एनसी सिपाही, असम राइफल्स के लिए ये खासकर ये किताब संचालित की गई है। ये विशेषकर आपके लिए छापी गई है। इसमें पुरुष और महिला वर्ग दोनों ही भर्तियों के लिए है, जिसमें यहाँ पर 20 मॉक पेपर्स हैं, 12 सॉल्व पेपर्स हैं, और ये माना जाता है कि बहुत ही काफ़ी सर्वोत्तम और सटीक प्रैक्टिस सेट है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी आप YouTube पे हमारी सामग्री को देख रहे हैं या पेपर के जो एनालिसिस आप देख रहे हैं, अगर आप इन पेपर्स को PDF के जरिए या फिर हमारे किसी भी तरीके जो YouTube में जो हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं इनके जरिए अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमने इन सभी कंटेंट को, इन सभी मटेरियल को इस बुक के अंदर हमने शामिल किया है। और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोगों ने QR कोड दिया हुआ है, और ये पहली बार आपके लिए हम लोगों ने ऐसा किया है। ये पहली बार सुविधा आपके लिए दी गई है कि आप किसी भी QR कोड को आप स्कैन करें, और जहां आपको डाउट हो रहा है, जहां आपको समस्या आ रही है, आप उसको स्कैन करने के बाद आप प्रॉपर डिटेल से उसके वीडियो पर जा सकते हैं और वहां पर आप उसकी जो व्याख्या है उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं अपनी जो बात है अब मैं यहीं पर खत्म करने जा रहा हूं। अब किसी और पेपर के एनालिसिस के समय पर हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे।